तो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं वो रेस्टोरेंट सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई दोनों का एग्रीगेट लेके देख लेंगे कितना है दोनों का। कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, ये ना। If Prem is running a restaurant with other turnover of 65 lakh instead of consultancy store, तो कंपोजिशन लवी स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। बच्चों फैंसी स्टोर से भी 65 लाख और रेस्टोरेंट से भी 65 लाख। इन्होंने कहा ना रेस्टोरेंट सर्विस भी भाई 65 लाख है, तो फैंसी स्टोर से 65 लाख, रेस्टोरेंट से भी 65 लाख। एक पॉइंट बच्चों, कंसल्टेंसी फर्म से 10 लाख, वो कह रहे हैं कि नहीं, कंसल्टेंसी फर्म की जगह रेस्टोरेंट सर्विस, मतलब क्या वो फैंसी स्टोर के साथ रेस्टोरेंट सर्विस चला रहा है। तो 65 लाख 65 लाख टोटल कितना हो गया, 130 लाख, विच इज लेस देन 150 लाख। बच्चों एलिजिबल हो गया, ठीक है ना, एलिजिबल हो गया, लेस देन 150 लाख है तो उस केस में एलिजिबल हो जाएगा। लेस देन वही 1.5 करोड़ से कम है तो एलिजिबल है कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल दिए हुए, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, रेस्टोरेंट, मोबाइल डीलरशिप एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बच्चों तीन चीजें हैं, रेस्टोरेंट का काम कर रहा है, मोबाइल डीलरशिप है, टेक्सटाइल है। क्या कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस को भी ना सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में ही रखा गया है। आप अगर ऊपर वाला चार्ट देखोगे जो लास्ट क्लास में मैंने कराया, पिछली क्लास जो है रिकॉर्डिंग उसमें जाके देख लेना, मैंने रेस्टोरेंट, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर को अलग कैटेगरी में रखा था और 10(2)A को अलग कैटेगरी में रखा था। आप जाके जो भी बच्चों को अगर लगे जाके उस क्लास को देखना कि दोनों की कैटेगरी अलग बनाई थी। तो रेस्टोरेंट, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को अलग रखा था और 10(2)A वाली सर्विसेज को अलग रखा था। वो बार्बर, वो जो एग्जाम्पल भी बार्बर वाला दिया था, जाके आप लोग रिवाइज कर लेना, अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों। और फिर आता है रीवर्क इन द, फिर रीवर्क के अलावा रेस्टोरेंट हो गया, सप्लाई ऑफ मोबाइल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। बच्चों जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गया वहां वो कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, तो ये तो कुछ आज अब हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स देखे हैं, ये आप लोग एक बार देख लेना। अच्छा थोड़ी सी थ्योरी में कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान देना इधर। 10th पॉइंट जो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या था, एनी पर्सन हु इज इन कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम एट एनी टाइम। बच्चों आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल तो कब से करते हो, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कब से कर सकते हो, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना। अगर न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है तो जब से वो रजिस्ट्रेशन करा रहे तब से अवेल कर सकते हैं। मिड ऑफ द ईयर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो मिड ऑफ द ईयर से भी, आप जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तब से आप अवेल कर सकते हो कंपोजिशन लेवी स्कीम को। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से अवेल कर सकते। ठीक है, ऑप्ट आउट आप कभी भी कर सकते हो। ऑप्ट आउट करना मीन स्कीम को छोड़ना, स्कीम को छोड़ आप कभी भी सकते हो। एनी पर्सन हु इज इन कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम एट एनी टाइम and shall file an application in CMP 04। एप्लीकेशन किस में लगानी होगी, CMP 04 में ऑप्ट आउट करने के लिए। एंड ही विल गेट शिफ्टेड टू नॉर्मल स्कीम, किसमें शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल स्कीम में, with immediate effect। He shall be required to submit ITC 01 for availing ITC within 30 days। भाई जैसे ही आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को छोड़ते हो, ठीक है, तो आपको आईटीसी मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जैसे ही आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को छोड़ते हो यू विल बिकम एलिजिबल फॉर आईटीसी। He shall be required to submit ITC 01 for availing ITC within 30 days from the date of withdrawal. Such withdrawal shall be applicable to all the places in all the states UTs। ठीक है, as per rule 62 बच्चों 11th point, such person has to file quarterly statement। बच्चों यहाँ ये कंपोजिशन वाले को फायदा है, क्या फायदा है, क्वार्टरली स्टेटमेंट इन CMP 08 इंस्टेड ऑफ मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न की जगह क्वार्टरली स्टेटमेंट देनी होगी। एंड ऑल्सो टैक्सेस इज टू बी पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस विद इन 18 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। फर्दर कंपोजिशन डीलर शेल फाइल एन एनुअल रिटर्न अप टू 30th April फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन GSTR 4। एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, GSTR 4 में फाइल करनी होगी। ठीक है ना, such person can purchase either from same state or from other state। सर मतलब परचेज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
मतलब इनपुट इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। अगर कोई कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर रहा है तो क्या इनपुट इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है? बच्चों हैं इसके रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। डिटेल में जाऊंगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, बट इन शॉर्ट अगर इंटर के लेवल पे याद रखना हो तो क्या याद रखते हैं कि भाई आप इंटरेस्ट रेट परचेज कर सकते हो, आप इंटरेस्ट रेट सेल नहीं कर सकते, आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए, ठीक है ना। सच पर्सन कैन परचेज आइदर फ्रॉम सेम स्टेट और फ्रॉम अदर स्टेट और फ्रॉम अदर कंट्री बट कैन नॉट सेल टू अदर स्टेट और टू अदर कंट्री। इनवर्ड अलाउड है, आउटवर्ड अलाउड नहीं है कंपोजिशन वालों के लिए। इंटरेस्ट रेट इनवर्ड अलाउड है, इंटरेस्ट रेट आउटवर्ड अलाउड नहीं है, ठीक। सच पर्सन हैज टू पे टैक्स आउट ऑफ हिज ओन, खुद की पॉकेट से टैक्स पे करना होता है, even with regard to supplies which are exempt from GST. But in case of traders, tax shall be payable only with regard to taxable supplies. बच्चों टैक्स तो टैक्सेबल सप्लाईज पे ही देना होगा, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर जो क्या निकल के आ रहा है, जो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दैट इज आप इनवॉइस के अंदर कंपोजिशन लेवी स्कीम वाला इनवॉइस के अंदर टैक्स शो नहीं कर सकते, वो इनवॉइस पे टैक्स को शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इनवॉइस में अगर टैक्स को शो नहीं कर रहा, उसे अपनी पॉकेट से पे करना, वो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। इफ ए पर्सन फॉर कंपोजिशन स्कीम इज टेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज where reverse charge is applicable under section 9 subsection 3 और subsection 4 shall pay tax in the normal manner, भाई उसे भी नॉर्मल मैनर में टैक्स पे करना होगा, ठीक है ना। तो फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, बच्चों हम लोग यहीं रुकते हैं।